हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर विच इज लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट अपनी कॉपी एंड पेन साथ में रखिए और नोट डाउन करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी लॉज ऑफ मोशन। चलिए सबसे पहले जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आएगा फोर्स का। अब ये फोर्स क्या है? अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ रखा है फोर्स के बारे में लिटिल बिट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं फोर्स के बारे में। अब ये फोर्स क्या है? अब देखिए आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है कि एक कार है जो कि खराब हो चुकी है और एक टोइंग वैन उसको पुल करके लेके जा रही है, ठीक है। उससे पहले एक यहाँ पे पर्सन था जिसकी कार खराब हो चुकी थी, वो क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है। अच्छा, अब इन दोनों केसेस में क्या हम फोर्स लगा रहे हैं कार के ऊपर? बिल्कुल लगा रहे हैं। देखिए सिंपली अगर बात करें फोर्स की तो फोर्स क्या है? इट इज सिंपली पुश और पुल। अगर किसी चीज को हम पुश करें या पुल करें, ठीक है, बोथ आर क्या है? फोर्स। तो इस केस में भी फोर्स है, अप्लाई हो रही फोर्स यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार को पुल कर रहे हैं, मतलब कार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाय पुशिंग इट, ठीक है। तो फिलहाल हमने यही पढ़ा कि फोर्स क्या है, इट इज सिंपली पुश और पुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये जो फोर्स है ये क्या क्या कर सकती है? जैसे अभी हमने बात करी कि फोर्स क्या है, इट इज पुल और पुश। ये फोर्स के साथ कुछ इफेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल प्रोड्यूस होते हैं। आइए देखिए जरा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं उसको। तो फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अगर मेरे पास कोई भी बॉल है प्लास्टिक की, है ना, तो मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, है ना, तो वो प्लास्टिक की जो बॉल है वो डीफॉर्म हो जाएगी। मतलब उसकी जो ओरिजिनल शेप थी, स्फेरिकल शेप, वो थोड़ी सी पिचकी हुई हो जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, बॉल की जो शेप थी उसको चेंज कर दिया। इसी कंसेप्ट के साथ देखिए जरा, यहाँ पे जो पॉटर होता है ना, वो क्या करता है, वो बर्तन बनाता है मिट्टी के। तो वो फोर्स अप्लाई करके उनको एक स्पेसिफिक शेप देता है जिस तरह की उनको जरूरत होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल हो सकता है। हम सभी को क्रिकेट बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है ना। तो हम क्रिकेट जब भी खेलते हैं तो बॉल हमारी तरफ आ रही होती है ना। लेट सपोज कि मैं बैट्समैन हूं, मेरी तरफ बॉल आ रही है फ्रॉम द बॉलर साइड, मैं क्या करूंगा, उसको हिट करूंगा, है ना। अब जरा देखिए, पहले बॉल वहां से मेरी तरफ आ रही थी, मैं क्या करूंगा, बैट के साथ उसको हिट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, है ना। तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पहले बॉल का मोशन मेरी तरफ था, अब किसी और तरफ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ बॉडी वेदर इट इज रेस्ट और मोशन। अच्छा, जो फोर्स है वो किसी बॉडी की स्टेट को भी चेंज कर सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि हम कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार सपोज करिए कि मोशन में है, मूव कर रही है कार, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, कार को स्टॉप करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक सप्लाई करेंगे। तो ब्रेक इज ए काइंड ऑफ फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग ऑन इट, है ना। तो हम जैसे ही ब्रेक सप्लाई करेंगे बाय फीट, है ना, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे द कार विल बी स्टॉप, है ना। तो उससे क्या होगा, हमने फोर्स अप्लाई करके कार के मोशन को स्टॉप कर दिया और कार कहाँ पे आ गई, रेस्ट पे आ गई, ठीक है। तो हमने फोर्स की हेल्प से बॉडी की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन, उसको चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल भी हो सकती है, लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पे फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल अभी रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर मैं भागता हुआ आऊं और इसको किक मारूं तो ये हवा में उड़ जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। तो पहले ये रेस्ट पे था,
जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई करी तो एक किस में आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, तो फोर्स ये चीजें कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब ये जो फोर्स है ना, ये भी दो तरह की हो सकती है ना। कैसे? लेट अस सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, सपोज करिए ऐसा, या एक बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। न्यूटन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन आर द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन्स में। जैसे मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, है ना। हमने मोशन वाले चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ रखा है। इसी तरह से फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करेंगे। ठीक है, तो 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही है और 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही है। अब ये बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ या इस तरफ? बॉक्स कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बोथ डायरेक्शन से जो फोर्स है वो क्या है? इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है दोनों डायरेक्शन से, वो सेम बॉडी के ऊपर लग रही है ना। तो सेम बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो दोनों तरफ से फोर्स लग रही है सेम, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। दैट्स वाई ये वाली बॉडी कहीं भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? जीरो। यहां से 5, यहां से 5, दोनों क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट। ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, तो जब बॉडी मूव ना करे, है ना, तब उसको क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस, है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है और मैं यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और दूसरी तरफ से 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा, तो फिर ऑब्वियसली जो मेरी बॉडी है दैट विल गो इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है ना। तो इस तरह की जो फोर्स होगी वो अनबैलेंस फोर्स होगी, ये जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स होगी। ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। ओके, देखिए, तो बैलेंस फोर्स सबसे पहले, फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग द सेम बॉडी। वही चीज जो मैंने अभी बताई कि सेम सेम बॉडी पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है और डायरेक्शन दोनों की क्या है? ऑपोजिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फोर्सेस जो हैं वो अनइक्वल होंगी। ठीक है, और सेम बॉडी पे एक्ट करेंगी। ठीक है, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब यहाँ पे जो मैंने बॉडी बनाई थी, तो उससे बॉडी की जो पोजीशन थी, रेस्ट की पोजीशन, वो चेंज तो नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी, है ना। और यहाँ पे बॉडी की जो रेस्ट की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है ना, लेट अस सपोज कि मेरी तरफ कोई बाइक आ रही है, लेट अस सपोज, ठीक है, और मैं उसको रोकना चाहता हूँ हाथों से अपने, तो मैं तब तक उसको रोक पाऊंगा, तब रोक सकता हूं जब जितनी फोर्स बाइक की तरफ से लग रही है उतनी ही फोर्स मैं अप्लाई करूं, तभी रुकेगी, नहीं तो वो मोशन में ही रहेगी, मेरे ऊपर से चली जाएगी, है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देखिए जरा यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, है ना। हम सबने खेला होगा, है ना। तो रोप को दोनों तरफ से खींचते हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं हम जीतेंगे और ये वाले बच्चे बोल रहे हैं हम जीतेंगे। तो कौन जीतेगा? अगर ये सारे बच्चे सेम फोर्स अप्लाई करें और ये भी उतनी ही फोर्स अप्लाई करें, तब इनमें से कोई भी नहीं जीतेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहाँ पे एक तरफ 2 बच्चे हैं, एक तरफ 5 बच्चे हैं, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली ये 5 वाले बच्चे जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो फोर्स होगी वो क्या होगी? अनबैलेंस, क्योंकि ये वाले बच्चे उनको अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब उसके बाद आ जाइए इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनर्शिया क्या है, देखिए जरा,
अच्छा, सबसे पहले देखिए जरा क्या है यहाँ पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन स्टडी आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंट थ्री फंडामेंटल लॉज। न्यूटन ने क्या किया, फोर्स एंड मोशन को स्टडी किया, ठीक है। स्टडी करने के बाद उन सभी चीजों को तीन लॉज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। वही तीन लॉ बाद में न्यूटन्स लॉ बन गए, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले इनर्शिया की बात करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा, आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ना, तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है। लेट अस सपोज कि कोई बॉक्स पड़ा है ना, टेबल पे यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा है, ठीक है। मैं अभी देख रहा हूँ बॉक्स यहाँ पे पड़ा है, मैं कल आके देखूं बॉक्स यहीं पे पड़ा होगा, परसों आके देखूं यहीं पे पड़ा होगा, है ना। तो बॉक्स यहाँ पे पड़ा रहेगा जब तक उससे कोई छेड़खानी ना करे, ऐसे होगा ना। अच्छा, क्या बॉक्स खुद ब खुद यहां से मूव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी जो रेस्ट की पोजीशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, मतलब वो अपने आप मूव नहीं कर सकता। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। ओके, देखिए जरा, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, अपनी पोजीशन चेंज करने में रेजिस्ट करता है, मतलब अपोज करता है, ठीक है। चलिए एक चीज यहाँ पे समझते हैं, और देखिए यहाँ पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हैं, ठीक है, उनके नीचे एक क्लोथ पड़ा है, ठीक है। तो क्या करते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट में, ये जो क्लोथ है इसको झटके से ऐसे, ठीक है, विद फुल फोर्स ऐसे खींच देते हैं। तो जैसे ही इस क्लोथ को खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो बर्तन है ना ये यहीं पे पड़े रहेंगे, है ना। बर्तन क्या करेंगे, यहीं पे पड़े रहेंगे, वो अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया, वो अब उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखिए, एक पर्सन भागता हुआ आ रहा है ना, बॉडी इज इन द मोशन, रिमेन इन मोशन। देखिए आपने लॉन्ग जंप देखा होगा सभी ने, है ना, उसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे पर्सन भागा भागा आ रहा है ना, जब लॉन्ग जंप लगाते हैं ना तो पीछे से बहुत दूर से भाग के आता है और भागने के बाद थोड़ा सा जंप करता है। तो जैसे ही जंप करता है बॉडी खुद ब खुद आगे की तरफ जाके गिर जाती है। ऐसे होता है ना कि पर्सन भागा भागा आया और यहां से उसने थोड़ी सी जंप लगाई और बॉडी अपने आप हवा में मूव करती रही। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जब वो भाग रहा था, है ना, उसके पास क्या था, मोशन, ठीक है। अब जब जहां पे जाके उसने जंप किया, अब तो नहीं वो भाग रहा, अब क्यों मूव करा उस डायरेक्शन में? बिकॉज उसकी जो बॉडी थी वो मोशन में थी, है ना, तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, दैट्स वाई वो आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, जंप करने के बाद, ठीक है। चलिए एक और चीज समझते हैं यहां से। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बस में जा रहे हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जब आप बस में जाते हो या बाइक पे हो, ठीक है, चलो बाइक की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जब आप बाइक पे पीछे बैठते हो, लेट अस सपोज आपके दोस्त के साथ, है ना, वो दोस्त क्या करता है, बाइक को मूव करवाता है ना, एक्सेलरेट करता है। तो जैसे बाइक को एक्सेलरेट करता है आप पीछे की तरफ ऐसे गिर जाते हो। क्यों? क्या रीजन है उसका? अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था, बाइक जो थी रेस्ट पे थी, ठीक है, आपका दोस्त भी रेस्ट पे, आप भी रेस्ट पे, है ना। ओके, अच्छा, अब आपकी बाइक के साथ इन कांटेक्ट में थी आपकी लोअर बॉडी, आपकी लेग्स, आपकी हिप्स, ये सारी चीजें क्या थी, इन कांटेक्ट विद बाइक थी। जैसे ही बाइक एक्सेलरेट किया आपके फ्रेंड ने, बाइक मूव करी, आपकी जो लोअर बॉडी है इट इज इन कांटेक्ट विद बाइक, तो वो भी मूव करने लगेगी। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो बाइक के कांटेक्ट में नहीं थी, तो वो क्या करेगी, वो रेस्ट में रहना चाहेगी,
नीचे वाली बॉडी निकल चुकी है, ऊपर वाली बॉडी कहती है नहीं मैंने नहीं जाना, तो उसका क्या होगा फिर? तो जैसे ही बाइक नीचे से निकलेगी आपकी लोअर बॉडी भी निकलेगी और आप पीछे की तरफ ऐसे रह जाओगे। जब आप गिरने लगोगे फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे भी जाना है साथ में, ऐसे होगा ना। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, कि आप बस में बैठे हो, है ना, तो सडनली जब ब्रेक्स लगती हैं तो आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हो, है ना। उसका भी यही रीजन है कि बस मोशन में है, मूव कर रही है, आपकी लोअर बॉडी भी मोशन में है, आपकी अपर बॉडी भी मोशन में है। जैसे ही बस ने ब्रेक अप्लाई करी, है ना, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी लोअर बॉडी भी रेस्ट पे आ गई। क्यों? क्योंकि लोअर बॉडी वाज इन कांटेक्ट विद बस, लेकिन जो अपर बॉडी थी वो कहती नहीं मैं तो मोशन में रहूंगी। फिर क्या होगा? आगे गिर के दांत टूटेंगे, है ना। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकती है इनर्शिया की। ठीक है, इसी वजह से हम बस में ऐसे पकड़ के बैठते हैं ताकि जो हमारी अपर बॉडी है वो भी बस के साथ इन कांटेक्ट में रहे, कि बस अगर रुके तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर चले तब भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, होपफुली आपको पता चल गया होगा। तो इनर्शिया सिंपली क्या है कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है या मोशन में है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। दैट्स इट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। आप सबने कैरम खेला होगा, है ना, तो यहाँ पे एक स्ट्राइकर होता है और कुछ डिस्क होती हैं ऐसी, है ना। तो हम जब स्ट्राइकर से ऐसे जो स्टैग बना हुआ है डिस्क का, डिस्क कॉइन या कॉइन बोल देते हैं ना, तो कॉइन का जो स्टैक बना हुआ है, तो वो क्या होगा, वहां से नीचे से एक जो डिस्क है या कॉइन है वो बाहर निकल जाएगा, बाकी अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे, नीचे वाला इन कॉन्टेक्ट विद स्ट्राइकर था वो मूव कर जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, आपके लिए अच्छी रहेगी वो भी। अगर मैं इनर्शिया की बात करूं ना, तो इनर्शिया इज measure of mass. Inertia is measure of mass. मतलब इनर्शिया को हम मास के साथ मेजर कर सकते हैं। जिस बॉडी का ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उतना ही उसका इनर्शिया कम होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है बहुत बड़ा, 100 kg का है लेट अस सपोज, तो मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अब ये जो बॉक्स है ये स्ट्रांगली रेजिस्ट करेगा मुझे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, और अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखे, है ना, क्योंकि उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे इसको मूव कराने के लिए एक और पर्सन की जरूरत पड़ेगी, तभी मैं इसको मूव कर पाऊंगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? ठीक है, क्योंकि ये मिलता जुलता है इनर्शिया से। ठीक है, देखिए जरा क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, वो क्या करेगी, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगी अनलेस उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, कब तक? जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करी जाए। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, अब देखो, अभी हमने बॉक्स की बात करी थी कि टेबल के ऊपर बॉक्स पड़ा है, मैंने आज देखा यहीं पड़ा है, कल देखूंगा यहीं पे पड़े रहेगा, परसों तब भी यहीं होगा। कब तक रहेगा? जब तक कोई आके इसको धक्का देके यहाँ से चेंज, इसकी पोजीशन चेंज नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखेगी रेस्ट या मोशन की, जब तक उसके ऊपर
कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक फुटबॉल है, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि बॉल क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है, वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम उसको किक नहीं करते, है ना। किक करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। जैसे अभी हमने पढ़ा था वो बस वाला या बाइक वाला, वो भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखिए, एक बाइक मूव कर रही है। ठीक है, तो बाइक कहाँ मोशन की स्टेट में है, अगर मोशन मूव कर रही है तो बाइक मोशन में है, मूव कर रही है ना। तो वो मोशन में ही रहेगी, है ना, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, है ना। तो फिर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी अप्लाई हम करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ब्रेक्स। तो जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करेंगे वो एज ए एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर होंगी और बाइक मोशन से रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, ये जो बॉल थी ये रेस्ट पे थी, हमने किक किया तो ये मोशन में आ गई, अगर किक ना करते तो रेस्ट पे रहती, है ना। अच्छा, अगर कोई बॉल मूव कर रही है, लेट सपोज कि बॉल कोई मोशन में है, कोई बॉल है ये मोशन में है। ठीक है, क्या ये कभी रुकेगी, आप बोलोगे ये तो रुक जाएगी, है ना। तो हमने तो ये बोला कि ये मोशन में है तो मोशन में रहेगी। देखिए, अगर हम ग्राउंड की बात करें कि ग्राउंड में बॉल मूव कर रही है, वो श्योरली रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, ड्यू टू फ्रिक्शन, बिकॉज इसको भी एक अपोजिंग फोर्स का सामना करना पड़ रहा है, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। अगर इसी बॉल को हम स्पेस में फेंक दें ऐसे, ठीक है, हमने स्पेस में एक बॉल को मूव करा के छोड़ दिया, तो वो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, बिकॉज स्पेस में किसी भी तरह की फोर्स नहीं होगी, है ना, उसके ऊपर अप्लाई, तो वो बॉल नहीं रुकेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर ग्राउंड में ऐसे फेंक दें बॉल को, वो मूव करती करती रुक जाएगी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। हम कह तो रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, लेकिन जब वो मूव करेगी ग्राउंड के ऊपर तो उसके ऊपर फ्रिक्शन जरूर लग रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए उसके बाद, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन देयर वेलोसिटी, है ना। ओके, अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी वेलोसिटी चेंज करने में रेजिस्ट करती है। अभी हमने पढ़ा था, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इनर्शिया। नेक्स्ट देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, है ना। तो हमारे पास कुछ बॉडीज दे रखी हैं, पूछा गया है कि इनर्शिया किसका ज्यादा है। सबसे पहला है एक रबर बॉल, उसके बाद ए स्टोन ऑफ सेम साइज, उसके बाद ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन, और उसके बाद लिखा है ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। ठीक है, अब देखिए जरा, फर्स्ट केस में क्या है, ए रबर बॉल और ए स्टोन, दोनों का साइज सेम है। एक रबर की बॉल है और दूसरा स्टोन, स्टोन की बॉल है, दोनों का साइज सेम है। तो किसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियसली स्टोन का, है ना। तो स्टोन का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। दूसरी ऑप्शन क्या है, बाईसाइकिल और ए ट्रेन। तो बाईसाइकिल और ट्रेन, है ना, दोनों में से किसका मास ज्यादा होगा, ट्रेन का। तो ये लीजिए ट्रेन आंसर आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, है ना। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा किसका मास ज्यादा है ना। तो जिसका मास ज्यादा होगा वही वाला कॉइन होगा। तो यहाँ पे 5 रुपी कॉइन लिखा है, तो इसका मतलब इसका मास ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हैवियर और मैसिव बॉडी ऑब्जेक्ट ऑफर्स लार्जर इनर्शिया। ठीक है, वो जो हमने बोली थी, इनर्शिया इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और दे रखी है एग्जांपल हमारे पास, कुछ और प्रॉब्लम है एक, देखिए जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। ठीक है, चलिए, a football player kick a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of a opposite team collect the football and kick it towards a player of his own team.
ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए कि नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज, है ना, कि बॉल की वेलोसिटी कब कब चेंज हुई है, सिचुएशन बताइए। तो हर एक सिचुएशन में हो रही है, देखिए जरा सबसे पहले तो 3 टाइम जो बॉडी की वेलोसिटी है चेंज हुई है, कब कब देखिए जरा। फर्स्ट टाइम द वेलोसिटी ऑफ सॉरी वेलोसिटी चेंजेस व्हेन द फुटबॉल प्लेयर ऑफ वन टीम किक्स द बॉल, पहले किक किया वेलोसिटी चेंज होगी, हो सकता है कि जो फुटबॉल था वो रेस्ट पे था, पहले किक मारी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। सेकेंड टाइम में क्या हुआ देखिए जरा, वेलोसिटी चेंजेस व्हेन अनदर प्लेयर ऑफ सेम टीम किक्स द फुटबॉल, है ना, अब एक प्लेयर ने किक करके दूसरे को पकड़ाया, वो भी फोर्स अप्लाई करेगा, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। थर्ड टाइम क्या हुआ, जब गोलकीपर ने फुटबॉल को पकड़ा और अपनी टीम के प्लेयर की तरफ किक कर दिया, तो तब भी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, है ना, मतलब जब जब बॉल किसी दूसरे के हाथ में गई, उसने उसको किक किया, तब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम ए ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर ट्री की ब्रांच को हम हिलाएं विग्रसली, तो कुछ जो लीव्स होती हैं वो डिटैच हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, है ना। तो उसका रीजन क्या है देखिए जरा, रीजन अभी हमने पढ़ा कि शेकिंग करने से क्या होगा, जो लीव्स हैं जो रेस्ट पे है रेस्ट पे रहना चाहेंगी, जो मोशन में है मोशन में रहना चाहेंगी, यही पढ़ा ना हमने लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जब स्टार्टिंग में देखिए ट्री की जो लीव्स थी वो रेस्ट पे थी, जब हम उसको शेक करेंगे तब क्या होगा, जो लीव्स हैं वो रेस्ट पे रहना चाहेंगी, है ना, तो आ, वो अब शेक को अपोज करेंगी, उसकी वजह से वो डिटैच हो जाएंगी। ठीक है, देखिए जरा, बिफोर शेकिंग द ब्रांच लीव्स आर एट रेस्ट, when branch are shaped they come in motion while the leaf tends to remain in the rest due to inertia of rest। ठीक है, तो उसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जांपल हो सकती है कि अगर आपके पास मैट है ना, डर्टी मैट है, गंदा मैट है, आप उसको स्टिक के साथ ऐसे ऐसे मार रहे हो, तो आपको वहां पे डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते दिखाई देते हैं ना, समटाइम्स आप क्लैप भी करते हो तो डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों देखिए जरा। अच्छा, ये जो मैट है ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, जैसे आप स्टिक के साथ इसको ऐसे मारोगे, है ना, तो क्या होगा, ये जो मैट है ना जहां पे हम उसको मारेंगे, उसका कुछ पार्ट पीछे की तरफ जाएगा, है ना, और जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पे रहना की कोशिश करेंगे, और मैट तो पीटने की वजह से पीछे जा रहा है ना, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेंगे अपनी जगह पे, पहले मैट यहाँ पे था, डस्ट पार्टिकल यहाँ, है ना, तो मैट पीछे की तरफ चल जाएगा, डस्ट पार्टिकल वहीं हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम की बात हमें क्यों करनी है, बिकॉज हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ना है। अब जो सेकंड लॉ है ना, तो आप बहुत ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो बहुत ही इजी लॉ है, बस आपको मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोमेंटम क्या है। अच्छा, मोमेंटम समझने से पहले एक छोटा सा ये एग्जाम्पल देखिए जरा। ठीक है, अ, यहाँ पे एक बॉय है ना, और यहाँ पे एक आर्मी का पर्सन है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बॉय के पास बुलेट है, वो ऐसे बुलेट को थ्रो कर रहा है टुवर्ड्स वॉल, और यहाँ पे जो आर्मी पर्सन है वो गन के साथ बुलेट को फायर कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन दीवार में होल कर देगा, ऑब्वियसली ये जो आर्मी पर्सन है यही, है ना, तो आर्मी पर्सन की तरफ से जो बुलेट फायर होगी वो इस दीवार पे होल कर देगी, और ये जो दूसरा बॉय था, अगर वो बुलेट को अपने हाथ से ऐसे फेंक दे तो वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा वॉल के ऊपर, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको अभी समझते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ साइकिलिस्ट हैं, एक ही साइकिलिस्ट कंसिडर कर लेते हैं, चलो एक साइकिलिस्ट है, वो चलता चलता ऐसे अपनी जो साइकिल है दीवार में, दीवार के साथ स्ट्राइक करवा देता है। ठीक है, क्या दीवार के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा उसका, नहीं,
इसी तरह से एक ट्रक आ रहा था, तो ट्रक ने दीवार के बीच में हिट किया, दीवार टूट जाएगी, है ना। तो क्या फर्क पड़ा यहाँ पे, कौन सी ऐसी वजह थी। चलो अब अगर मास बोलोगे तो चलो मास का हमने मान लिया कि मास की वजह से ये टूट गया, लेकिन यहाँ पे तो बुलेट थी, दोनों का मास सेम था, तो यहाँ पे क्या हुआ, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फर्क है ना। तो वही फर्क को जानने की कोशिश करते हैं। तो मोमेंटम की अगर बात करें, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोल लूं कि मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम इज सिंपली मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मोशन छिपा हुआ है, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है, इट इज मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो बुलेट थी उसका कुछ मास था, लेकिन जिस वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया वो वेलोसिटी कम थी। यहाँ पे सेम बुलेट को ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंका गया था, तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है ना, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी यही सेम चीज है ना। जो साइकिलिस्ट था उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, मास भी ज्यादा नहीं था। ट्रक का मास भी ज्यादा था, वेलोसिटी भी हो सकता है ज्यादा हो, है ना। इसी वजह से यहाँ दीवार के ऊपर क्रैक्स आ गए या टूट गई दीवार। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जरा मोमेंटम के बारे में हमने क्या बोला। सबसे पहले मोमेंटम क्या है, मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, मोमेंटम क्या है, इट इज सिंपली मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मोशन छिपा हुआ है वो मोमेंटम है। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम को पी के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी का क्या है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखिए जरा फिर मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास को एम के साथ डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को वी के साथ, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, अगर इसके यूनिट्स की बात करें उससे पहले एक और छोटी सी चीज, जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, चलिए अब यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए मास के यूनिट्स क्या होते हैं, केजी, एंड वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आगे एसआई या एमकेएस सिस्टम। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो मास के यूनिट क्या होते हैं, ग्राम, मीटर पर सेकेंड जो होंगे वो क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सीजीएस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, होपफुली यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू स्टॉप ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है, दोनों मूव कर रही है ना। तो किसको रोकना इजी रहेगा, ऑब्वियसली टेनिस बॉल को। क्यों, क्योंकि उसका मास कम है, और ये जो क्रिकेट बॉल है, लेदर बॉल है, उसका मास ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी दोनों की सेम है ना। तो फिर क्रिकेट बॉल को रोकना आसान रहेगा क्योंकि उसका जो मास है वो कम रहेगा। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी बॉडी का मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट बॉल जो है वो हैवी होगी टेनिस बॉल से, वेलोसिटी सेम है, दैट्स वाई क्रिकेट बॉल का जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा हमें फोर्स की जरूरत होगी, है ना। तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, बाकी तो वही है, इट इज इजियर टू स्टॉप ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल। ठीक है, वो सेम चीज लिखी हुई। ठीक है,
चलिए एक और चीज यहां पे समझते हैं। इसके बाद समझते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए जरा क्या आगे, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि सेकंड लॉ है एफ इजिकल टू एम ए, लेकिन क्या है ये, बना तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझते हैं इस चीज को। देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, अभी मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो सिंपली ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to applied force, ठीक है। दोबारा से देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, वो क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मास चलिए मान लेते हैं कि उसका मास कितना है, m है मास। तो बॉडी का मोमेंटम स्टार्टिंग में वो कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज p1 इज इक्वल टू m1 v1 और v की वैल्यू जीरो है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हमारा स्टार्टिंग वाला मोमेंटम आ गया, ठीक है। ओके, अब जो कार है मूव करने लगी, अब इसका मास तो कुछ है ही है m2, अब इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ चुकी है, अब ये वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे p2, ठीक है। ओके, देखिए ये P1 था हमारा स्टार्टिंग वाला मोमेंटम, ये हो गया कुछ टाइम बाद वाला मोमेंटम। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, कि ये वाला जो मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फोर्स के, ठीक है। और समझते हैं एक बार, देखिए जरा, मोमेंटम, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका क्या मतलब हुआ, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, यही हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम किस रेट के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे रेट क्या है, टाइम, कि टाइम के साथ मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था वो क्या था, एम यू, यू यहाँ पे क्यों लिखा, यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो फाइनल मोमेंटम है हमारे पास वो एम वी, वी क्यों लिखा, बिकॉज वी स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम था हमारे पास एम वी, इनिशियल कितना था एम यू, माइनस कर दिया दोनों को, डिवाइड किसके साथ कर दिया, टी के साथ, ठीक है। अब देखिए जरा इस टर्म में से, ये वाली टर्म जो है, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल m कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, ठीक है। अब पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने ये वाला फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल, है ना। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन इसकी जगह पे, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो m एज इट इज रहेगा, और ये वाली टर्म को हम लिख देंगे क्या, एक्सेलरेशन। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारे पास, एम ए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारे पास, एम ए, यहां तक क्लियर। अब आ जाइए जरा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, अभी तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है, कुछ नहीं किया, दो मोमेंटम को माइनस कर दिया आपस में, ठीक है। ओके, अब निकालना है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो न्यूटन का सेकंड लॉ बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये साइन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और यहां पे लिख दिया हमने एफ, एफ स्टैंड फॉर अप्लाइड फोर्स,
ठीक है, तो यहां से क्या बना देखिए जरा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। जब जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनल सॉरी जब जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे वी नीड टू अप्लाई ए कांस्टेंट हियर। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा। ठीक है, तो इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, कर दिया, साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम क्या है, के। ठीक है, अगर के की वैल्यू 1 हो तो फिर एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज को मैं समझा देता हूं। देखो जरा, देखो अगर ऐसा लिखा हो कि ए एंड बी उनके बीच में ऐसा साइन हो, तब हम क्या बोलेंगे कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू कम होगी तो बी की वैल्यू भी कम होगी, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो कि ए और साइन ये वाला, और ऐसा मैं लिख दूं 1/c, अब क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, है ना, कि अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, अगर सी की वैल्यू बढ़ेगी तो ए की वैल्यू कम होगी। तो ये होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ऊपर वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, सबसे पहले मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकाला। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, वहां से चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं यहां से। देखो जरा, स्टार्टिंग में किसी बॉडी का मोमेंटम था ये वाला, ठीक है, P इज इक्वल टू एम यू। फाइनल मोमेंटम आया हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल मोमेंटम था एम वी, इनिशियल था एम यू, दोनों को माइनस किया, डिवाइड बाई टी, यहां से m कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी। ये चीज को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिख रखा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया हमारे पास, एम ए। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मतलब जो भी हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, we get a constant of k, if k is equal to 1 then f is equal to ma। ठीक है, मीन्स टू से यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो f is equal to ma फोर्स का जो फॉर्मूला है that was derived by न्यूटन। न्यूटन ने ये फॉर्मूला निकाला था। स्टार्टिंग में तो हम यही बोल रहे थे कि फोर्स क्या है, इट इज पुश और पुल, यही बोल रहे थे, लेकिन जो उसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो चेंज इन मोमेंटम से निकाला है। किसने निकाला है, न्यूटन ने निकाला है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब फोर्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, चलिए यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे उसके हम। ओके, जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, F इज इक्वल टू एम ए। अब उसके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हमने बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स अभी किया था, तब हमने बोला था कि जो फोर्स है इसको न्यूटन में मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए जरा, एसआई फॉर्म में हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। सीजीएस फॉर्म में फोर्स को डाइन में मेजर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एमकेएस सिस्टम में लिखें, एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पिछली वीडियो में था ये सारा, नहीं देखा तो जाके देखिए। इसी तरह से यहाँ पे सीजीएस क्या था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, अच्छा, मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन
को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यूनिट हमने यहाँ पे लिखे हैं कुछ इस तरह से एम के एस फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से मास को मेजर करते हैं ग्राम में, एक्सेलरेशन को, सीजीएस की बात कर रहा हूं मैं, एसआई में तो यही रहेंगे। ठीक है, सीजीएस में एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनको कंबाइन करो और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके, तो अगर ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फोर्स का, F इजिकल टू एम ए, है ना। अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो, है ना, 1 न्यूटन मतलब कि कितनी फोर्स लग रही है हमारे पास, सो दैट कि वो 1 न्यूटन बन जाए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 1 न्यूटन को, देखो जरा, अगर यहाँ पे हमें 1 न्यूटन बनाना है, 1 न्यूटन बनाना है, तो क्या करेंगे, मास जो है वो भी 1 kg होना चाहिए, जो एक्सेलरेशन है वो भी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर 1 न्यूटन बन गया, है ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए जरा, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ठीक है, अगर और सिंपल वर्ड्स में पढ़ना चाहो तो क्या बोलेंगे हम, कि अगर हमारे पास 1 kg की एक बॉडी है ना, उसके ऊपर हम कुछ फोर्स अप्लाई करें सो दैट कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, तो जो फोर्स हमने अप्लाई करी होगी वो क्या होगी, 1 न्यूटन। ठीक है, दोबारा से देखते हैं कि अगर 1 kg की बॉडी मूव करे विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट विल प्रोड्यूस 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, इसी तरह से जो डाइन है वहां पे भी हम यही लिख देंगे कि अगर 1 ग्राम की बॉडी इज एबल टू मूव विद 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, देन इट कैन प्रोड्यूस 1 डाइन फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद। ओके, अब ये न्यूमेरिकल है एक छोटा सा, ठीक है, वो भी देख लीजिए जरा, ध्यान से समझना। ए ट्रक ऑफ मास, ए ट्रक ऑफ मास m, एक ट्रक है जिसका मास क्या है, m, इट इज मूव अंडर फोर्स F। ठीक है, F फोर्स लग रही है इसके ऊपर। इफ द ट्रक इज लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ट्रक को लोड किया किसी ऑब्जेक्ट के साथ, इक्वल टू द मास ऑफ ट्रक। अच्छा, अब देखिए ट्रक का मास क्या था, ट्रक का मास था m। ठीक है, हमने उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट लोड किया, उसका मास कितना था, जितना ट्रक का मास था, है ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट का मास क्या था, वो भी था m। तो अब ट्रक का टोटल मास ऑफ ट्रक वो क्या हो जाएगा, m प्लस m, मतलब 2m। ठीक है, यहां तक ये बोल दिया। उसके बाद देखिए द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ। अब जो फोर्स थी उसको हमने क्या कर दिया, हाफ। पहले फोर्स F थी, पहले फोर्स F थी, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है क्या, F/2 में। ठीक है, ये चीजें करी गई हैं। अब पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगी। अब देखिए जरा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इजिकल टू ma। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ए को सब्जेक्ट बनाइए, क्या आ जाएगा, F/m, है ना। अब F जो है, F की वैल्यू क्या कर दी हमने, F/2 कर दी, रिड्यूस कर दिए, है ना। तो F की जगह पे क्या लिखेंगे, F/2। नीचे मास है, मास कितना हो गया था हमारा, ट्वाइस, है ना, तो यहां पे लिखेंगे 2m। तो फिर एक्सेलरेशन यहां पे हमारी क्या बनी, ये बनी F/4m, यही बनी। अब उन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन को क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या थी, a इज इक्वल टू F/m। तो ये F/m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a। तो फिर जो हमारी a होगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 ऑफ
E। जो हमारी एक्सेलरेशन बची वो क्या हो जाएगी, 1/4 ऑफ ए। ठीक है, मतलब 1/4 डिवाइड में चली जाएगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पे ये सॉल्व किया हुआ है सारा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब फोर्स एंड मोमेंटम में क्या फर्क है, दोनों सेम सेम तो नहीं लग रही है ना, तो उन दोनों के बीच में क्या फर्क है, चलिए देखते हैं जरा। फोर्स क्या है, सबसे पहले एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है, बॉडी की रेस्ट की पोजीशन या यूनिफॉर्म की पोजीशन को चेंज कर देती है। ठीक है, मोमेंटम क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। फोर्स के यूनिट क्या है, न्यूटन में मेजर करते हैं, एंड सीजीएस फॉर्म में डायन में मेजर करते हैं। मोमेंटम को केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। सीजीएस फॉर्म में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर फोर्स के फॉर्मूले की बात करें, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ओके, न्यूटन के थर्ड लॉ पे आ जाइए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, सबसे सिंपल लॉ है जो आप सभी को पता है ना। मैं एक चीज बताना चाहता था आपको, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे पीछे चलिए थोड़ा सा, बाद में स्किप ना हो जाए। न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया था अभी। चलिए, ये पढ़ा था हमने, है ना, एफ फिजिकल टू एम ए क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए, आपने कभी नोटिस किया है कि अगर किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, है ना, और फिर जो प्लेयर होते हैं ग्राउंड में, फील्डर जिसको बोलते हैं, वो कैच करने की कोशिश कर रहा है ना, बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैच करने का उसका स्टाइल देखा कभी, वो बॉल को यहां से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे लेके आता है, यहां पे आके पकड़ लेता है, ऐसे ही करते हैं ना, यहां से बॉल आ रही, यहां से नहीं पकड़ते, तो यहां से नीचे आते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे बॉल को पकड़ते हैं। ऐसा क्यों, तो देखिए जरा यहाँ पे, देखिए जब बॉल यहाँ पे थी, लेट अस सपोज इस पॉइंट पे, तो इसका मोमेंटम क्या था, ज्यादा था, मोमेंटम क्या था, ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, बॉल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे ज्यादा थी। जब बॉल थोड़ी नीचे आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जाएगी, मास तो सेम ही रहेगा, है ना, तो एक बॉल का मोमेंटम ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, कि यहाँ पे मोमेंटम, और जब बॉल थोड़ी नीचे आ जाएगी तब उसका मोमेंटम, दोनों में क्या फर्क होगा, ऊपर वाले पॉइंट पे बॉडी का मोमेंटम ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी। जैसे जैसे बॉल नीचे आती जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, टाइम भी तो इंक्रीज कर रहा है साथ साथ, है ना, टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बॉल है वो सडनली रेस्ट पे नहीं आ रही। अगर हम बॉल को यहाँ पे पकड़ेंगे ना, तो बॉल का मोमेंटम पहले ज्यादा था, वो सडनली जब हाथ से टकराएगी तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। तो सडनली मोमेंटम जीरो होगा, इस वजह से हाथ पे चोट लग सकती है ना। तो जो फील्डर है वो यहां से बॉल ना पकड़ के नीचे की तरफ से बॉल पकड़ता है, सो दैट कि टाइम इंक्रीज हो जाए और मोमेंटम धीरे धीरे से चेंज होता हुआ जीरो पे आए। उसकी वजह से जो उसको फील्डर को चोट नहीं लगती। ठीक है, आपकी बुक पे ये एग्जांपल दे रखी है, एक बार प्लीज उसको गो थ्रू हो जाना। चलिए, अब आ जाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप सभी को पता है, टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी की तरफ से एक रिएक्शन फोर्स भी साइमल्टेनियसली आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रॉकेट है, रॉकेट के अंदर हम क्या बंद करते हैं, फ्यूल को बंद करते हैं, है ना,
तो फ्यूल क्या करता है, नीचे की तरफ कुछ इस तरह से गैसेस छोड़ता है ना। तो गैसेस क्या है, एक्शन है, इसके ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, समझ आई। टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। The fuel gases of a rocket exert a downward force on the surface of Earth. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, वो ट्रम्पलिन के ऊपर जंप कर रहा है। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, देखो जरा। तो बच्चा ट्रम्पलिन के ऊपर ऐसे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, ट्रम्पलिन के ऊपर ऐसे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। और जो ट्रम्पलिन है वो क्या कर रहा है, वो बच्चे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वो बच्चे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, बच्चा नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है ट्रम्पलिन के ऊपर, और ट्रम्पलिन बच्चे के ऊपर सॉरी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये हो गया एक्शन, और जो ट्रम्पलिन करेगा रिएक्शन, उसकी वजह से बच्चा क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास चीज, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो क्या ये फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगी? नहीं। क्यों नहीं होंगी, देखिए जरा, सोचिए पहले, कब जीरो होती हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, यहां से फोर्स और यहां से फोर्स, दोनों सेम अमाउंट की फोर्स लगे, तब यहाँ पे जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है ना। अगर यहाँ पे देखिए जरा, ये जो फोर्स लग रही है और ये जो फोर्स लग रही है, ये सेम बॉडी पे नहीं लग रही। बच्चा ट्रम्पलिन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ट्रम्पलिन बच्चे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं डिफरेंट बॉडी पे। अगर सेम बॉडी पे लगती तो जरूर ये फोर्स कैंसिल आउट होती। अब नहीं हो रही, बिकॉज डिफरेंट बॉडीज पे ये फोर्स लग रही है। ठीक है, चलिए, तो ये लॉ क्या कहता है, देखिए जरा, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन है एक तरह की। दीज फोर्सेस एक्ट इन पेयर। ये जो एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्स है, ये दोनों पेयर में ही वर्क करती है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। अकेली फोर्स एक्ट नहीं कर सकती, कोई भी फोर्स अकेली एक्ट नहीं कर सकती इस दुनिया में, हमेशा एक्शन रिएक्शन होगा ही। बैलून लीजिए, है ना, बैलून को फुला लिया आपने, अब उसको पुश करिए ऐसे, ठीक है, वो अंदर की तरफ थोड़ा सा धंस जाएगा। जैसे आप फोर्स अप्लाई करना बंद करोगे, वो वापस आ जाएगा। तो आपने एक्शन किया, बैलून ने क्या किया, रिएक्शन किया। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, अच्छा, फोर्सेस थ्रू दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट वो कैंसल आउट नहीं करेंगी एक दूसरे को। क्यों? मैंने अभी आपको रीजन बता दिया। दे डू नॉट एक्ट ऑन दी सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, दैट्स व्हाई दे विल नॉट कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, अच्छा, ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी और एग्जांपल्स अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको लिखना। ठीक है, मैं जरूर देखूंगा कि आप कमेंट कर रहे हैं या नहीं। चलिए, अगर और एग्जांपल्स की बात करें एक्शन एंड रिएक्शन की, तो आपकी बुक के ऊपर एक एग्जांपल दे रखी है। यहाँ पे एक बोट है ना, तो बोट से एक पर्सन जंप करके यहाँ पे आ रहा है ग्राउंड पे। तो जैसे वो जंप करेगा ना, वो एक्शन कर रहा है, और रिएक्शन की वजह से ये जो बोट है वो पीछे की तरफ खिसक जाएगी। ठीक है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरफ एक्शन होगा, ये होगा रिएक्शन। ठीक है, आप एक बैलून को फिल करिए एयर के साथ, ठीक है, उसके बाद उसको बांधना नहीं है, ऐसे छोड़ दो, हवा बाहर निकलेगी बैलून से। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कैसे। लेट अस सपोज कि यहाँ पे बैलून है हमारे पास, आपने इसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद छोड़ दो इसको हवा में, तो यहां से एयर बाहर निकलेगी जो आपने उसके अंदर फिल करी थी। कभी नोटिस करना कि ये जो बैलून है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में एयर बाहर निकलेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा।
बैलून उड़ता जाएगा जैसे जैसे हवा बाहर निकलेगी। तो ये हो रहा है एक्शन और ये हो रहा है रिएक्शन। ठीक है, ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ में इस तरह की एग्जांपल्स हैं। चलिए उसके बाद देखिए जरा, सिंस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हाउ कैन एवरीथिंग एवर बी एक्सेलरेटेड। कहते हैं कि अगर ये जो दोनों फोर्सेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो बॉडी एक्सेलरेट कैसे हो जाएगी। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही है। अगर सेम बॉडी पे एक्ट करते तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती, अब जरूर करेगी क्योंकि दोनों बॉडीज डिफरेंट हैं। ठीक है, चलिए एक और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, ए मैन इज एट रेस्ट in the middle of pond on perfectly frictionless ice, how can he get himself to the shore। देखिए एक पर्सन है, ठीक है, वो पॉन्ड के मिडल में है और जो पॉन्ड है वो आइस के साथ कवर है, फुल ऑफ आइस। ठीक है, अब वो भाग के आना चाहता है तो आ नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वहीं पे स्लिप होके गिर रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कि वो बाहर शोर तक, किनारे तक कैसे आएगा वो। ठीक है, तो देखिए जरा क्या होगा, कैसे करना होगा। इफ ए मैन थ्रो अवे हिज शर्ट, है ना, वो अपनी शर्ट को उतार के ऐसे फेंक दे, है ना, उससे क्या होगा देखिए जरा, ये उसने क्या किया, एक्शन किया, और रिएक्शन के फलस्वरूप वो क्या होगा, वो पीछे की तरफ मूव करेगा ऐसे, है ना। एक्शन और रिएक्शन, वो अपने आप पीछे शोर की तरफ आता जाएगा जैसे ही वो अपनी जो शर्ट है उसको फेंकेगा। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं इसकी, देखो जरा, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, है ना, तो स्विमिंग में आप क्या करते हो, अपने हैंड्स को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करते हो ना, स्विमिंग पीछे की तरफ पानी को धकेलते हो, उससे क्या होता है, पानी को आप पीछे की तरफ धकेल रहे हो, ये क्या है, एक्शन, और आप मूव कर रहे हो आगे की तरफ, वो है रिएक्शन। एक्शन और आप मूव कर रहे हो आगे की तरफ, दैट इज रिएक्शन। ठीक है, ओके, और एग्जांपल जो बर्ड्स हैं, है ना, वो अपने विंग्स के साथ ऐसे उड़ते हैं, तो वो भी सेम चीज, नीचे की तरफ वो एक्शन कर रहे हैं और वो हवा में उड़ पा रहे हैं, दैट इज रिएक्शन। एक्शन, रिएक्शन। ठीक है, ओके, उसके बाद आ जाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए जरा, when two objects collide the total momentum before collision is equal to total momentum after collision। यहाँ पे एक ट्रक है, वहां पे एक कार है। ठीक है, ट्रक का कुछ मोमेंटम होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। यहाँ पे कार का कुछ मोमेंटम होगा, दोनों आपस में टकराए। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर बात करें कि इसका मोमेंटम, ट्रक का मोमेंटम और कार का मोमेंटम, दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो गया हमारा, इनिशियल टोटल मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद ये आपस में टकराए, टकराने के बाद दोनों के मोमेंटम को फिर से ऐड कर दो, तो क्या होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसको अच्छी तरह से करेंगे हम। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे, अगर आप गन को फायर करते हो, है ना, गन देखी है ना सभी ने, तो अगर आप गन की बात करें तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते, पहले चलो देख लो यहीं पे, गन का जो मास है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो गन का मास जो है वो है m1। ठीक है, गन का जो मास है वो क्या है, m1। गन की जो वेलोसिटी है वो है u1। ठीक है, गन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1, और गन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v1। ठीक है, इसी तरह ये गन के लिए दे रखा है ये सारा, और ये दे रखा है बुलेट के लिए। देखो हो क्या रहा है, ये बुलेट का मास दे रखा है m2, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी। जरा ध्यान से सुनिए, ये मेरे पास एक गन है, ठीक है, तो गन के अंदर एक बुलेट भी है, जैसे ही मैं फायर करूंगा
है ना। तो बुलेट यहां से बाहर निकलेगी, जैसे ही बुलेट बाहर निकलेगी ना, ये जो मेरी गन है ये पीछे की तरफ मूव करेगी, ऐसे झटका लगेगा ना, तो जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही हम गन को फायर करते हैं, बुलेट बाहर निकलने के बाद गन पीछे की तरफ ऐसे आ जाती है, जिसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है। अच्छा, अब वही सारी चीजें लिखी कि गन का स्टार्टिंग में मास क्या था, गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मतलब जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, जब वो रिकॉइल करेगी, पीछे की तरफ गन आएगी। इसी तरह से बुलेट का दे रखा है सारा का सारा। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब इनको अरेंज करते हैं सभी चीजों को। देखिए, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पहले इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है हमें बुलेट का और गन का, दोनों का। ठीक है, तो बुलेट का मोमेंटम स्टार्टिंग में क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट वो हो जाएगा m2u2। ठीक है, ओके। गन का मोमेंटम वो क्या हो जाएगा हमारे पास, m1u1। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाला मोमेंटम, मतलब ये टोटल हो गया इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों को ऐड कर दी। और फाइनल क्या होगा देखो जरा, फाइनल हो जाएगा m1v1 और बुलेट का m2v2। ठीक है, अब वही चीज हमने करी, देखिए जरा, जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, दोनों का, बुलेट एंड गन का, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए जरा, इनिशियल मोमेंटम क्या था, जो गन थी वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी, बुलेट भी है उसके अंदर रेस्ट पे थी। जब फायर किया, जब बुलेट मूव करी तभी गन मूव करी, है ना। मतलब फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, है ना। तो अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फिर हम यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं ये सारी वैल्यू को। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, देखो जरा, इसको मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ। ये बना हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस m2v2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, m2v2, और ये जो टर्म है ये दूसरी तरफ चली जाएगी, ये घूम के क्या बनेगी, m1v1। और यहां से अगर v2 निकालना है आपको तो v2 बड़े आराम से निकाल सकते हो, m1v1 डिवाइडेड बाय, या v1 निकालना है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय m2। तो इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, चाहे गन की निकालनी हो चाहे बुलेट की निकालनी हो, दोनों की निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, दीज आर दी पार्ट ऑफ फिजिक्स, इसके बिना फिजिक्स अधूरी है ना। तो अगर हमें न्यूमेरिकल नहीं आते तो हमें फिजिक्स नहीं आती। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले टाइप जो है हमारे पास, वो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज बेस्ड अपॉन दैट टाइप। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट नहीं है आपको क्लियर, है ना, तब आप न्यूमेरिकल को हाथ भी नहीं लगा सकते। पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए, पढ़ते जाइए जब तक समझ ना आए। ठीक है, दूसरी चीज, आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। हमारे पास एक 100 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक पहुंच गया, कितने टाइम में, 6 सेकेंड में। ठीक है, तो हमने देखो यहां पे हमने मास लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, मतलब जहां से वो गया 5 मीटर पर सेकेंड, कहां पे पहुंचा 8, तो ये होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड, तो ये 6 सेकेंड हमारा टाइम हो गया। ठीक है, डन।
अच्छा, अब देखिए निकालना क्या क्या है। देखिए, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले तो हमें मोमेंटम निकालना है, कौन सा? इनिशियल। इनिशियल कब? जब बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे थी, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनल मोमेंटम निकालना है, और लास्ट में हमें क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स निकालना, बहुत सिंपल से है, ठीक है। सबसे पहले हमें P1 निकालना है, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम। स्टार्टिंग में बॉडी जो थी उसका मास, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? एम वी, ठीक है, एम वी। अच्छा, स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना था, सॉरी मास कितना था हमारे पास? 100 kg। वेलोसिटी कितनी थी देखिए जरा, स्टार्टिंग में वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मोमेंटम हमारा कितना आ जाएगा? 500, ठीक है। और साथ में इसका यूनिट, यूनिट क्या होंगे? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, फाइनल मोमेंटम हमें निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा, P इज इक्वल टू एम वी। लेकिन अब v की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी आ जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 100 इंटू 8, ये बना हमारे पास 800 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। हमने इनिशियल मोमेंटम भी निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हमें फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो हमें दी नहीं, लेकिन हमें दो वेलोसिटीज दे रखी हैं और टाइम दे रखा है। अगर आपको मोशन चैप्टर याद हो तो एक्सेलरेशन का कुछ फॉर्मूला किया था हमने, v माइनस यू अपॉन टी। यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, देखिए जरा, 8 मीटर पर सेकेंड। 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना था? 6, ठीक है। चलिए, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास? 3/6, मतलब 1/2। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आई कितनी? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारे पास? 100 kg। और एक्सेलरेशन कितनी आई हमारे पास? 1/2। कैंसिल करो, ठीक है। तो फिर फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास? 50 न्यूटन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स आ गई है यहाँ, ठीक है। बहुत इजी था, होपफुली आपको क्लियर होगा। जो जो भी आपके डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, श्योरली आई विल क्लैरिफाई इट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ओके। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, हॉकी वाली बॉल है ना, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with the velocity of 5 meter per second. Calculate the force applied by hockey stick. ठीक है, चलिए देखिए क्या है। एक बॉल ट्रेवल कर रही है हॉकी स्टिक की तरफ, ठीक है। कितनी वेलोसिटी के साथ? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टकराने के बाद अपनी जो ओरिजिनल पाथ पे आ जाती है, और वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हॉकी बॉल का मास भी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जरा पहले क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले हमें मास दे रखा है ना। मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम। तो ग्राम में तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, बिकॉज हमने उस दिन किया था एसआई यूनिट्स के बारे में, है ना, कि चीजें हम एसआई यूनिट्स की फॉर्म में कंसिडर करते थे। तो मास के एसआई यूनिट क्या है? केजी। सो वी नीड टू कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, और हमारा मास कितना आ जाएगा? 0.2 केजी, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए ये हॉकी की जो बॉल थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया u 10 मीटर पर सेकेंड, और v कितनी थी देखिए जरा, v थी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है देखिए जरा। लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमारे पास एक हॉकी स्टिक है कुछ इस तरह से। पहले बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है,
विद 10 मीटर पर सेकेंड। बाद में हॉकी स्टिक से टकराने के बाद जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब जिस डायरेक्शन से ओरिजिनली आई थी, ठीक है। और अब देखिए ये जो दोनों वेलोसिटी हैं दे आर इन ऑपोजिट नेचर, ऑपोजिट साइड पे हैं। दैट्स वाई मैंने ऑलरेडी बता रखे आपको कि फिजिक्स में नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, ठीक है। अब फोर्स कैसे निकाल लेंगे देखिए जरा। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालते थे कैसे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। मास हमारे पास है, जरा ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास टाइम है, टाइम तो है ही नहीं, है ना, टाइम की तो वैल्यू है ही नहीं, v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, टाइम तो है ही नहीं, है ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर तो निकलेगा ही नहीं ये, नहीं। फिर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की और थोड़ी सी हेल्प लेंगे, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, जहां पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखिए जरा, तो अब क्या करना है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई करते थे किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, याद करिए, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते थे, ठीक है, ऐसे लिखते थे। तो फिर यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं कि जो F होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। चलिए तो फाइनल मोमेंटम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये फाइनल PF लिख देता हूं मैं, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो मास कितना था बॉडी का, 0.2, ठीक है, इनटू वेलोसिटी क्या थी फाइनल, देखिए माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया, ठीक है, -1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मोमेंटम के यूनिट्स लिखने थे, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, उसके बाद इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, पी आई लिख देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी लेनी है, इनिशियल वाली लेनी है। इनिशियल कितनी थी हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, सॉरी 2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमें, है ना, क्योंकि हमें फोर्स निकालनी है और फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि PF माइनस PI, ठीक है। PF की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2I, नहीं सॉरी फाइनल ऊपर है, तो PF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, एंड इनिशियल की कितनी है, -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -3 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हमने फोर्स निकाल ली, फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, -3 न्यूटन। यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जैसे बॉल आई थी, हॉकी स्टिक ने उसको ऐसे हिट किया, ठीक है, पहले तो यहाँ पे बॉल की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो बॉल स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन से आई थी, स्टिक ने मारा और इस डायरेक्शन में जाने लगी, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी बॉडी के मोशन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ओके, दूसरी टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं हम, ठीक है। अब ये जो न्यूमेरिकल हैं दे आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
अब यहाँ पे क्या है देखिए जरा, मैंने कल पिछली वीडियो में, चलिए तो ये जो हैं ये बेस्ड हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए। तो नेक्स्ट टाइप पे क्या है हमारे पास, ये जो न्यूमेरिकल हैं दीज आर बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है दोनों बॉडीज का, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, ए बुलेट ऑफ मास 20 gram is horizontally fired with the velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of pistol? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट सॉरी एक गन है, ठीक है, गन के अंदर एक बुलेट है। बुलेट का मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम। बुलेट का मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम। फायर किया गया बुलेट को कितनी वेलोसिटी के साथ, 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ओके। पिस्टल का मास कितना है, 2 kg। हमें क्या निकालने हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, जैसे ही मैं फायर करूंगा जो गन है या पिस्टल है पीछे की तरफ आएगी, वो है रिकॉइल वेलोसिटी, वो निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो जो गिवन है लिख लीजिए। तो सबसे पहले मास ऑफ बुलेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे करेंगे, 20 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.02 केजी। ठीक है यहाँ तक, ओके। उसके बाद मास ऑफ पिस्टल दे रखा है कितना, 2 केजी। ठीक है, इसको हमने m1 कंसिडर कर लिया, ये m2 हो गया मास ऑफ पिस्टल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अब देखिए स्टार्टिंग में जो बुलेट थी कहाँ थी, पिस्टल के अंदर थी। पिस्टल कहाँ थी, वो भी ऐसे पकड़ी हुई थी, वो भी रेस्ट पे थी। उसके अंदर जो बुलेट होगी वो भी रेस्ट पे। तो अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल वो भी 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखी है हमें कि यहाँ से जब बुलेट निकलेगी, बाहर निकलेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखिए जरा, m1u1 स्टार्टिंग में m1 की तो वैल्यू है हमारे पास, m1 की वैल्यू कितनी है, 0.02। u1 की वैल्यू कितनी है देखिए जरा, 0। ठीक है, उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी है देखो जरा, m2 की वैल्यू है हमारे पास 2 kg। u2 की वैल्यू कितनी है, वो भी 0 है। दूसरी साइड पे आ जाइए, m1v1, m1 की वैल्यू है हमारे पास 0.02। v1 वेलोसिटी कितनी है, v1 150। ठीक है, उसके बाद m2 कितना है हमारे पास देखिए जरा, 2 kg। ठीक है, एंड v2 हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिख लेंगे। अब जरा ये देखिए, ये क्या बना, 0 बन गया, 0 इंटू समथिंग, 0 प्लस 0 क्या बना, सारा का सारा 0 बन गया। इस साइड पे क्या बना, 0.02 इंटू 150 प्लस 2v2। ठीक है, हमें v2 निकालना है, तो v2 को सब्जेक्ट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इस टर्म को उठा के इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, तो ये बन गई माइनस की, तो माइनस ऑफ 2v2 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डेसिबल हटा लो, 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150। ठीक है, अब ये 50 के टेबल पे जा रहे हैं, 50 2 ज़ा 100, 50 3 ज़ा। ठीक है, 2 से 2 फर्दर फिर कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास देखिए जरा, हमारे पास बचा 2v2 इक्वल्स टू 3, एंड v2 की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 3 बाय -2। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -1.5 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। ठीक है, तो ये निकाल लिए। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि जो पिस्टल है वो मूव करी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी बुलेट। बुलेट इस डायरेक्शन में गई थी और गन किस तरफ आएगी? बैकवर्ड, है ना? तो इस डायरेक्शन में आई, बुलेट उस डायरेक्शन में थी, तो दोनों के बीच की जो डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन हमारे पास आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ओके, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए जरा। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रूव दिस लॉ बाय टेकिंग केस ऑफ कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो क्या करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ इन नंबर ऑफ, अच्छा क्या पढ़ा था हमने कि अगर दो बॉडीज हैं या बहुत सारी बॉडीज हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग वाला मोमेंटम, कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम, ठीक है, और बाद वाला मोमेंटम, कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ बॉडीज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, है ना, सो दैट दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन, provided there is no external force acting on it। ठीक है, दो बॉडीज हैं, उनका स्टार्टिंग का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इस बॉडी का मोमेंटम प्लस इस बॉडी का मोमेंटम, दोनों को सम कर दिया। ठीक है, अब कोलाइड कर गई, कोलाइड करने के बाद इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम फिर से ऐड कर दो, तो वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। दोनों बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज ऐड करी है कि अनलेस कब तक कंजर्व रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, मतलब उससे छेड़छाड़ नहीं करते। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझाता हूं मैं, देखो जरा। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। एक बॉल है, आपने देखी होगी कुछ बॉल्स बहुत ज्यादा जंप खाती हैं, है ना, तो ऐसी एक बॉल है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास, मैंने उसको नीचे ग्राउंड के साथ हिट करवाया, है ना, तो इस बॉल का मोमेंटम क्या था? p, और इसकी कुछ वेलोसिटी थी v। ठीक है, अच्छा, ये ग्राउंड से टकराई, टकराने के बाद ये वापस आ गई उसी हाइट तक, उसी हाइट तक वापस आ गई। ठीक है, विद सेम वेलोसिटी, मास तो चेंज होने वाला है ही नहीं, वेलोसिटी भी सेम थी। ठीक है, इस बॉल को कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो बहुत ज्यादा उछलती है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? देखिए, जो स्टार्टिंग वाला मोमेंटम था वही बॉडी का फाइनल मोमेंटम था, तो वो वाली जो बॉल होती है, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैजिक बॉल कहते हैं आई थिंक, चलिए देख लेना आप। ठीक है, तो इस केस में जो मोमेंटम रहता है बॉल का वो कंजर्व रहता है, कि स्टार्टिंग का जो मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद रहेगा मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाइए डेरिवेशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ओके, चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम कैसे इसको मोमेंटम वाले केस को देख सकते हैं, देखिए जरा। अच्छा, सेकेंड लॉ में हमने अभी फॉर्मूला किया था कि जो फोर्स होती है ना, एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके इक्वल होती है? होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसी को हमने लिख दिया कि F इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 क्या है? फाइनल मोमेंटम, P1 क्या है? इनिशियल मोमेंटम, डिवाइडेड बाय T। ठीक है, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T, यही फॉर्मूला हमें प्रोवाइड किया गया था न्यूटन के सेकेंड लॉ में। ठीक है, चलिए अब ये और पार्ट पे आ जाइए। और पार्ट पे क्या लिखा है? स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द प्रिंसिपल। चलिए, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कि स्टार्टिंग वाला जो इनिशियल मोमेंटम था वही मोमेंटम फाइनल रहेगा, अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए।
ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए देखिए जरा, अभी हमने फॉर्मूला किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, F इजिकल टू इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वो क्या था, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T, यही था ना। अच्छा, अब हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, है ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें मतलब कि F की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, कोई छेड़खाड़ नहीं कर रहे, कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे वो बॉल पे जो ऊपर नीचे जा रहे थे। ठीक है, तो फिर F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0, और क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T, T को ऊपर ले जाओ, T इंटू 0, 0 हो गया, तो ये क्या बना, ये बना P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 0। ये P1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करो तो क्या आ गया, P2 इक्वल्स टू P1। तो इसका मतलब क्या है, P1 क्या था, इनिशियल मोमेंटम, एंड P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब फोर्स क्या होगी, 0। ठीक है, क्लियर है आपको, तो यही सारा लॉ है हमारा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक पे, आप प्लीज़ उनको ट्राई करिए। अगर ट्राई नहीं हो पाते तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उनको सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक कोई भी डाउट है आपको, यू कैन आस्क, श्योरली आई विल हेल्प यू। थैंक यू।